नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली के पास गुड़गांव में कैसे गौरक्षकों ने जान पर खेलकर दर्जनों गायों की जान बचाई। गायों को ट्रकों में ठूस ठूस कर गौहत्या करने के लिए ले जाया जा रहा था। जिस अंदाज में गायों को ले जाने वाले ट्रकों को चेस किया गया, उनका पीछा किया गया, वो मंजर डराने वाला था। गौरक्षा को लेकर एक दूसरी खबर मथुरा से आई। मथुरा में बिल्कुल उल्टी बात हुई। यहां गौरक्षकों ने बेवजह गुंडागर्दी की। एक मुस्लिम परिवार के घर में गौमांस होने का झूठा इल्जाम लगाकर उनके घर में घुसने की कोशिश की, फायरिंग की। पुलिस ने सख्त धाराओं में केस दर्ज कर दिया। गौहत्या को लेकर आज ही एक और खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से आई। हनुमानगढ़ में गौहत्या का विरोध हुआ, पुलिस से शिकायत हुई। गौ मांस है यह साबित भी हो गया, लेकिन पुलिस ने गौकशी करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, बल्कि गौरक्षा की मांग करने वालों पर डंडे बरसाए। अब हनुमानगढ़ में तनाव है, कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है और गली गली में पुलिस का पहरा है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं गुड़गांव में रात के अंधेरे में हाईवे पर मौत बनकर गायों से भरे नाचते ट्रक की तस्वीरें। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप सिहर जाएंगे, डर सकते हैं। गुड़गांव में कल रात गौरक्षकों ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में गौ तस्करों का पीछा किया। आगे गायों से भरा ट्रक था, पीछे गौरक्षा दल के सदस्य थे। बंदूकें गौरक्षकों के पास भी थी और तस्करी करने वालों के पास भी। कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद गायों से भरे ट्रकों को पकड़ा जा सका। 4 गौ तस्कर पकड़े गए। गायों से भरी 2 गाड़ियां पकड़ी गईं। गायों को काटने के लिए ले जा रहे लोग कौन थे, गायों को कहां से लाए थे, कहां ले जा रहे थे, कब से यह धंधा कर रहे थे, गौरक्षकों को इसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिली, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा और इन खबरों पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए जिन्हें देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे किसी फिल्म का सीन देख रहे हो। होगी गोली दे गोली दे वो भागा भागा ना भागा प्रधान गोली चला ऊपर ना चला उसको इनने टक्कर ना मारनी यारी गाड़ी दे बोल पीछे ले उधर पकड़ ये तस्वीरें दिल्ली के पास गुड़गांव के केएमपी एक्सप्रेसवे की हैं। इस एक्सप्रेसवे पर काफी ट्रैफिक होता है, बिजी रोड है। सड़क पर सैकड़ों गाड़ियों के बीच गायों से भरे ट्रक को गौ तस्कर फुल स्पीड में दौड़ाते रहे। न एक्सीडेंट का खौफ, न पुलिस का डर। ये लोग फिल्मी स्टाइल में इसलिए भाग रहे थे क्योंकि गौ रक्षकों की 2 गाड़ियां इनके पीछे लगी थी। मैंने आपको अभी इस वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया है। असल में गौ रक्षकों और पुलिस ने मिलकर गायों से भरी गाड़ियों का इसी तरह कई किलोमीटर तक पीछा किया। इस तरह का चेस काफी देर तक चला। चूंकि अपराधियों को पकड़े जाने का डर था, इसलिए फुल स्पीड से ट्रक दौड़ा रहे थे। गौ रक्षकों और पुलिस ने गौ तस्करों को कई बार रोकने का इशारा किया, कई बार उन्हें जबरन रोकने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने गौरक्षकों की गाड़ी को साइड से टक्कर मार दी, रोड से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ट्रक का टायर डिवाइडर से टकराने के कारण फट गया। उसके कारण ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया। ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर 2 बार पूरी तरह घूम गया, लेकिन चूंकि टायर के चीथड़ उड़ चुके थे, इसलिए गौ तस्करों के पास ट्रक छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए वो ट्रक से कूदकर अंधेरे की तरफ भागे।
लेकिन गौरक्षक दल के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। कर दे। गाय की व्यक्ति है। एक मिनट रुक जाइए, बराबर बराबर रुक जाएगा दिया के कैंपर आता कटवा दे, कैंपर कटवा दे, चल गुजार दे, कैंपर कटवा दे, क्या साइड में बोलते सर, पत्थर 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 मार चल, पत्थर मार रोगे, हाँ, साफ दे ला सोल साफ दे, अरे बड़ा कहीं भी बोले, अरे साफ दिखा गिर दी, बर्दान लोड कर, जाने वालू, चलो बेटे, गई, ऐसी होगी, गोली दे, वो गोली दे, वो पक्का, बर्दान गोली चला ऊपर ना चला उसको, इन्हें टक्कर ना मारनी, अरे गाड़ी दे, बोल पीछे, बोल पीछे, बेटे, उधर पकड़, गाड़ी में जल्दी जा नीचे, ऐसी तस्वीरें आपने रियल लाइफ में शायद ही कभी देखी हो। एक बात तो साफ दिखाई दे रही है, गौरक्षकों ने जान की बाजी लगाकर गायों को बचाने के लिए गौ तस्करों को पकड़ा, और यह भी साफ है कि इस चेज में सड़क पर चलने वाले आम लोग की जान पर भी खतरा बना हुआ था। सवाल यह है, अगर गौरक्षा दल के लोगों को गौ तस्करी की जानकारी मिली थी तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, खुद ही गौ तस्करों का पीछा करना क्यों शुरू कर दिया? यह सवाल हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने पुलिस से भी पूछा और गौरक्षा दल के लोगों से भी पूछा। जवाब मिला कि पुलिस को गौ तस्करी की खबर दी गई थी, पुलिस ने नाका भी लगाया था, लेकिन जब गौ तस्करों को रुकने का इशारा किया तो इन लोगों ने गाड़ी और तेजी से दौड़ानी शुरू कर दी। गौरक्षा दल भी मौके पर मौजूद था, इसलिए गौरक्षक तुरंत गायों को ले जा रहे ट्रकों के पीछे लग गए और उन्हें पकड़ भी लिया। ये लोग 2 ट्रकों में गायों को ठूंस ठूंस कर ले जा रहे थे। बड़े ट्रक में 23 गायें थी और छोटे ट्रक में 6 गायें थी। जिस ट्रक का टायर फटा उसी मिनी ट्रक में 6 गायें थी। कुछ यही हाल दूसरे ट्रक में भी था। इस जंबो ट्रक में तो 23 गायों को भरा गया था। पता यह चला था कि ये गायें गाजियाबाद से लाई जा रही थी। इन गायों को केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के जरिए गौकशी के लिए हरियाणा के मेवात जिले में ले जाना था, लेकिन चूंकि गौरक्षकों को इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, इसलिए गुरुग्राम के पास बिलासपुर थाना इलाके में गौरक्षकों और पुलिस की टीम तैनात हो गई थी। वो इंतजार कर रही थी। पुलिस को देखकर गौ तस्कर भागे, लेकिन कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो 4 गौ तस्कर पकड़े गए वो मेवात जिले के रहने वाले हैं। अब पुलिस इनका रिकॉर्ड देख रही है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि ये लोग जिस बेखौफ तरीके से गायों को ट्रक में भरकर ले जा रहे थे, उससे लगता है कि गौ तस्करी के काम में ये माहिर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, पहले भी यही काम करते होंगे। इसलिए पुलिस अब उनसे पूरा सच उगलवाएगी। क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए, आपराधिक गतिविधियों के लिए मेवात का इलाका पहले से काफी कुख्यात रहा है। जिन 4 गौ तस्करों को अरेस्ट किया गया है, उनमें से एक के पास देसी कट्टा था। इसी से वो पीछा करने वाले पुलिस वालों और गौरक्षकों पर फायरिंग कर रहे थे। हालांकि जिस वक्त ने पकड़ा गया उस वक्त उन्होंने पुलिस के सामने गौरक्षा दल के लोगों से कहा कि गायों को दिल्ली से लाया जा रहा है, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तब पता चला कि गायें दिल्ली से नहीं बल्कि गाजियाबाद से लाई जा रही थी। क्या नाम तेरा?
बाप का नाम? साधु। गांव? मछुआरा। क्या गाड़ी में पकड़ गया? बैंक। तेरे के नाम है? बाप का नाम? बसीर। गांव? सरपुरा। क्या गाड़ी में पकड़ गया? कितनी गाय है? मुश्ताक। गांव? बाप का नाम? कौन सी गाड़ी में? तो टाटा में। टाटा में? के भरे टाटा में? कितनी गाय है? हैं? कहाँ तो भर के लेकर आया हैं? तेरे का नाम है? हैं? बाप का नाम? गांव? क्या में पकड़ा गया? हैं? कौन सी गाड़ी में थी? कौन सी टाटा? कितनी गाय थी? कहाँ से लेकर आए हो? गुरुग्राम के जिस इलाके से आज 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया, ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। इसी साल अप्रैल में गुरुग्राम से ही 5 गौ तस्करों को अरेस्ट किया गया था और तब तो पुलिस ने करीब 22 किलोमीटर तक इन बदमाशों का पीछा किया था। उस वक्त काउ स्मगलर्स ने गायों को चलते ट्रक से सड़क पर फेंक दिया था, जिससे पीछे लगी पुलिस की गाड़ियों को रोका जा सके। आपको याद होगा, मैंने वो खबर आपको दिखाई थी। तब भी गौ तस्करों को गिरफ्तार करने में गौरक्षक दलों का अहम रोल रहा। आज भी सबसे पहले सुबह करीब 3 बजे गौरक्षकों को जानकारी मिली थी कि गाजियाबाद की तरफ से 2 ट्रकों में गायों को लाया जा रहा है और मेवात लाया जाएगा। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और हाईवे पेट्रोलिंग पर लगी पुलिस की टीम ने गौरक्षकों के साथ मिलकर काउ स्मगलर्स को अरेस्ट किया और किस अंदाज में अरेस्ट किए तो आपने देख ही लिया। कि हमने 2 गाड़ियां पकड़ी है, भयंकर मुठभेड़ के बाद पकड़ी है। एक ट्रक वाले ने तो सीधा फायर किया था, जिससे हम और सीएस स्टाफ बाल बाल बच गया और मौके पर 2 गो तस्कर ट्रक में पकड़े हैं और फिर तुरंत ही आ जाती है एक टाटा पिकअप जो आप पीछे देख रहे हैं। इसमें भी भयंकर काफी मुठभेड़ हुई है। इसने भी हमारे टक्कर मारने की कोशिश करी है। फिर रोड पे पूरा मतलब गाड़ियां घूमी है। फिर काफी मशक्कत के बाद ये गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें 6 से 7 गोवंश बुरी तरह बांध रखे और बड़ा ट्रक में 25 से 26 गोवंश बुरी तरह बांध रखे हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ आ रहे थे? क्या सूचना मिली थी आपको? कौन सी जगह पे हुआ है? हमें सूचना मिली थी कि ये अपने राय की तरफ से रोहतक की तरफ से 2 गाड़ियां आएंगी, एक 10 टैरी गाड़ी, एक टाटा पिकअप। उसकी सूचना पे हम सीएस स्टाफ गुरुग्राम के साथ खड़े थे। ये जैसे ही आई, हमने इनको रुकने का इशारा किया, ये नहीं रुके। डिवाइडर पर टकरा कर इनका टायर फट गया। टायर फटने के बावजूद हमने इनका पीछा किया, तब ये बड़ी मशक्कत के बाद काबू आए हैं। कहाँ पे पकड़े गए हैं? ये अभी बिलासपुर थाने के अंतर्गत पकड़े गए हैं, पचगावा चौक के एमपी के ऊपर। कितने लोग हैं जो गो तस्कर है, वो कितने पकड़े हैं? ये 2 गो तस्कर इस टाटा पिकअप में पकड़े हैं और 2 गो तस्कर इसमें पकड़े हैं ट्रक में। जरा सोचिए, सड़कों पर स्पीड से दौड़ती, इधर उधर टकराती गाड़ी में भरी गायों की क्या हालत हुई होगी। इनकी तस्वीरें देखकर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक ट्रक में 23 गायों को ठूस ठूस कर भरा गया था। मिनी ट्रक में 6 गायें भरी गई थी। गायों के मुंह को ट्रक के ऊपर लगी लोहे की रॉड में कसकर बांध दिया गया था, जिससे वो हिल भी नहीं सकती थी। गायें एक तरह से नाक पे बंधी रस्सी के सहारे लटकी हुई थी। इसीलिए जब पुलिस ने गौ तस्करों को पकड़ा, जब ट्रक रुक गया तो 3 गायों की मौत हो चुकी थी। बाकी गायें भी मरने जैसी हालत में थी। पुलिस ने लोकल लोगों की मदद से 26 गायों को गौशाला में भेज दिया और अपराधियों को जेल भेज दिया। इस मामले में कुछ पब्लिक मैन्स को ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग बाहर से गाय लेके और मेवात में लेके जाएंगे, जिस पे उन्होंने पुलिस के साथ मिलके और उनको रोकने का प्रयास करके उनको पचगांव चौक पे काबू किया। वहां पे टोटल 4 आदमी पकड़े गए, 2 गाड़ियां थी। इन 4 आदमियों के नाम आरिफ, इमरान, शौकीन और मुश्ताक हैं। ये सभी मेवात जिले के रहने वाले हैं और ये गाजियाबाद से ये गाय इन्होंने बताया कि हम वहां से लेके आए थे भर के और इनको मेवात में वध के लिए लेके जाना था।
जिसके इन्होंने 2 गाड़ियों में ये गाय भर रखी थी। एक गाड़ी ट्रक था जिसमें 23 गाय थी और एक टाटा 407 थी जिसमें 6 गाय थी। इन टोटल 29 गाय में से 3 गाय इनमें जो है उनकी डेथ हो गई थी इन बिटवीन जब वो मिली हैं तो। और हमने बाकी गायों को गौशाला में पहुंचाया है। इनके खिलाफ केस रजिस्टर करके और इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। हाँ, एक देसी कट्टा इनसे बरामद हुआ है और ये गाड़ियां कब्जे में ली गई हैं और इसके संबंधित सारी धाराएं लगा के और उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुझे याद है अप्रैल में जब इसी तरह से चेस करके गौ तस्करों को पकड़ा गया था, गायों को बचाया गया था, उस वक्त भी पुलिस ने यही कहा था कि गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस सख्ती करेगी, इस गैर कानूनी धंधे पर रोक लगेगी। लेकिन लगता है कि पुलिस अपना वादा निभाने में नाकाम रही। मेवात का इलाका गौकशी के लिए पहले से ही बदनाम है। पहले जो लोग गौ तस्करी में पकड़े गए थे वो भी मेवात के ही थे, इसलिए हरियाणा पुलिस को इस इलाके पर खास नजर रखनी चाहिए थी। यह कहना पड़ेगा कि गौ रक्षकों का तंत्र, उनकी मशीनरी इस इलाके में पुलिस से ज्यादा मजबूत है। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलने से पहले गौ रक्षकों के पास जानकारी पहुंच जाती है और अच्छी बात यह कि गौ रक्षक कानून हाथ में लेने के बजाय पहले पुलिस को खबर देते हैं, इसके बाद गौ तस्करों को पकड़ने में पुलिस की मदद करते हैं और गायों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी कैसे लगा देते हैं यह तो हमने तस्वीरों में देखा है। हनुमानगढ़ में आज टेंशन है। इस जिले के 2 गांवों में कर्फ्यू है, इंटरनेट बंद है, भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हुआ यह कि आज यहां गौहत्या के खिलाफ धरना दे रहे लोगों की पुलिस से झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, पत्थर चले। असल में पुलिस को करीब 3 हफ्ते पहले एक महिला ने जानकारी दी थी कि चिड़िया गांधी गांव में गौकशी हुई है, गाय की हत्या हुई है। लेकिन शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने कह दिया गौकशी का मामला नहीं है, तो लोगों ने विरोध किया। पुलिस पर प्रेशर पड़ा तो जो मांस जब्त किया गया उसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए और एफएसएल की रिपोर्ट में यह बात कंफर्म हो गई कि भेजा गया मांस गौ मांस था, गाय का मीट था। इसके बाद गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। हनुमानगढ़ की पुलिस ने 6 लोगों को गौकशी के आरोप में अरेस्ट भी किया, लेकिन चूंकि लोगों में पुलिस के रवैये को लेकर नाराजगी है, इसलिए लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। प्रोटेस्ट करने वालों में सैकड़ों महिलाएं भी थी। पुलिस ने पहले इन्हें समझाया कि धरना खत्म करें, लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस ने सख्ती की। कुछ महिलाओं से भी पुलिस ने हाथापाई की। पोस्ट होगी, टेंशन ना लियो, पोस्ट होगी। अच्छा, पुलिस धरना खत्म कराना चाहती थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जवाब में लोगों ने पत्थर चलाए। इसके बाद पुलिस ने 45 लोगों को डिटेन किया। चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने एक और हैरान करने वाली बात कही। हनुमानगढ़ के एसपी ने कहा कि हरियाणा के लोग आकर हनुमानगढ़ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस का इनपुट था हमारे आसूचना अधिकारियों की तरफ से कि यहाँ धरने पे आज कुछ हरियाणा के लोग आने वाले हैं जो यहाँ माहौल ख़राब कर सकते हैं। इसलिए हमने रात को ही इनको धरना इनका हटवाया। कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया। आज पूर्णतः शांति थी। आज दोपहर के समय कुछ लोग गौशाला की तरफ इकट्ठे हुए और वहाँ से उन्होंने फिर से धरना लगाने का प्रयास किया। तो करीब 150 महिलाएं और 100 पुरुष आकर के यहाँ धरने स्थल पर फिर आए, पुलिस को चुनौती देने लगे और यहाँ का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में फिर से सख्ती की गई है। इनके साथ यहाँ हल्का बल प्रयोग करके इनको तितर बितर किया गया, जिसमें 45 लोगों को आज राउंड अप किया गया है। इसमें एक महिला भी है। उसमें अभी तक जो हमारी जानकारी में आया है उसमें 10 लोग करीब हरियाणा के हैं। साथ ही हमने कुछ व्हीकल्स भी जब्त किए हैं, जिनमें 20 से भी अधिक बाइक हैं, मोटर बाइक हैं, जो हरियाणा नंबर की हैं। कहीं ना कहीं ये बाहर से कोई प्रायोजित
स्ट्रेटजी के तहत ये सब किया जा रहा है। जब फेयर इन्वेस्टिगेशन हो गया, कोई इशू पेंडिंग नहीं है, तो भी कानून व्यवस्था को क्यों खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग साजिश कर रहे हैं, उसका हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी सच्चाई सामने लाएंगे। मैं जो देखकर हैरान हूं कि राजस्थान में पुलिस ने उल्टा काम कर दिया। गाय की रक्षा की मांग करने वालों के खिलाफ केस बना दिया और गौ हत्या करने वालों को बचाने की कोशिश की। गाय की रक्षा के नाम पर क्या क्या हो सकता है, इसकी 3 अलग अलग राज्यों से आई 3 अलग अलग तरह की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में तो अभी भी तनाव है, कर्फ्यू लगा हुआ है। हरियाणा में गौरक्षकों ने गायों की रक्षा के लिए सड़क पर ट्रकों को चेज करके खतरा मोल लिया, गायों को बचाया। और यूपी में मुस्लिम परिवार पर गौकशी का झूठा बेबुनियाद इल्जाम लगा। गाय को लेकर हमारे देश में लोगों की क्या भावनाएं हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। गाय को लोग गौ माता कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में गाय को बहुत उपयोगी माना गया है। किसान के लिए तो गाय जरूरी है ही, घी, दूध, दही तो गाय से मिलता ही है। लेकिन आजकल तो मैं देखता हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, सरकारें लोगों को गौपालन और गौ सेवा के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। बड़े बड़े विज्ञापन छपाए जाते हैं, लोग को समझाया जाता है कि वो गाय को पालकर गोबर और गौमूत्र बेचकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती में, प्राकृतिक खेती में गोबर की चर्चा दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आजकल कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि भारत से 192 मीट्रिक टन गोबर कुवैत एक्सपोर्ट किया गया। इसीलिए लोगों के सेंटिमेंट के साथ साथ गाय की यूटिलिटी को भी समझने की जरूरत है, उपयोगिता को समझने की जरूरत है। इसीलिए गौरक्षा का मामला इतना सेंसिटिव है। लेकिन इस बात का ध्यान रखे जाने की जरूरत है, कोई ऐसे सेंटिमेंट्स का गलत इस्तेमाल ना करे, बेजा फायदा ना उठाए। अब आपको राजनीति की खबर बताता हूं। पिछले 10 दिन से संसद में हंगामा कर रही कांग्रेस आज पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। पार्लियामेंट में हंगामा आज भी हुआ, लेकिन आज बीजेपी आक्रामक रही। असल में अधीर रंजन चौधरी ने देश की राष्ट्रपति के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया। बीजेपी के नेताओं ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। अधीर रंजन चौधरी के बयान की निंदा की, बार बार यह कहा कि अधीर रंजन चौधरी को बिना शर्त और बिना देर किए अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रपति के पद का अपमान किया है, बल्कि आदिवासियों और महिलाओं का भी अपमान किया है। बीजेपी के रुख को देखते हुए यह साफ था कि पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठेगा। इसलिए उम्मीद तो यह थी कि अधीर रंजन चौधरी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले माफी मांग लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। अधीर रंजन ने माफी नहीं मांगी, सफाई दी, खेद जताया, कहा गलती से एक शब्द मुंह से निकल गया था, स्लिप ऑफ टंग था, तो क्या मुझे फांसी पर लटका दोगे? कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपत्नी जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी in a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो अब देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी, वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार।
निकल चुकी, तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। अधीर रंजन इधर उधर की सारी बातें करते रहे, लेकिन राष्ट्रपति पर काबिल एतराज बयान पर माफी मांगने को तैयार नहीं हुए, तो उनके खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, अधीर रंजन का पुतला जलाने की कोशिश की। इसी तरह भोपाल और मुंबई में भी अधीर रंजन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, उनके बयान पर विरोध जताया, कहा कि अधीर रंजन फौरन अपने बयान पर माफी मांगे वरना उनका विरोध और तेज होगा। नागपुर में बीजेपी वर्कर्स ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को आदिवासी विरोधी और महिला विरोधी बताया और अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति कहने पर हंगामा बढ़ता जा रहा था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी अपने बयान पर माफी मांगने को तैयार नहीं थे। दिल्ली में अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो बीजेपी सांसद उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, लेकिन अधीर रंजन जिद पर अड़े रहे और माफी नहीं मांगी। मतलब हमारे मुंह से चूक हुई कि एक बार राष्ट्रपति का, दूसरे बार तुरंत बाद राष्ट्रपति निकल चुके, बस यही गलती है और कुछ नहीं। तो इसके लिए इन लोगों का इतना दुख हुआ है तो मुझे जानकारी नहीं थी। मैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति पद को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, जो भी हो, कोई भी हो, तो हमारे लिए सर्वोच्च पद होते हैं, उनको सम्मान हम करना जानते हैं। हम नहीं, सारे हिंदुस्तान उनको सम्मान करते हैं। बीजेपी का और कोई मुद्दा नहीं है। अधीर रंजन चौधरी अपनी जिद पर अड़े रहे, इसलिए बात बढ़ती गई। बीजेपी की तरफ से मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और पार्टी के कई नेताओं ने एक साथ कांग्रेस पर हमला किया। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा यह सिर्फ अधीर रंजन के बयान की बात नहीं है, ये महिलाओं और आदिवासियों के प्रति कांग्रेस की मानसिकता दिखाने वाला बयान है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उसको प्रधानमंत्री नहीं बोले, प्रधानमंत्री ही है। इसलिए जो मानसिकता को जिस तरीके से दर्शाया बहुत ही आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि ये अधीर रंजन अकेला का मुद्दा नहीं है और वो हल्के फुल्के से जो कह रहे हैं वो कौन सी बड़ी बात है, राष्ट्रपति को मिल के मैं माफी मांग लूंगा, इस तरह से हल्का फुल्का करके ये गंभीर जो उन्होंने चोट पहुंचाया है देश को, राष्ट्रपति पद के गरिमा को, हम सब के दिल में जो चोट पहुंचाया है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूरा कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगना चाहिए। किरण रिजिजू के अलावा केंद्रीय मंत्री भारती पवार, सर्बानंद सोनोवाल समेत बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को अधीर रंजन की शर्मनाक हरकत के लिए देश से माफी मांगनी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्रियों के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने इस मोर्चा संभाला। शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर धामी, मनोहर लाल खट्टर, प्रमोद सावंत, देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को नारी शक्ति का अपमान बताया। भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार के किसी भी अवांछनीय टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। देश भर में अधीर रंजन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, पार्लियामेंट में उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। इससे अधीर रंजन परेशान तो हुए, लेकिन माफी नहीं मांगी, अड़े रहे। अगर कोई उनसे सवाल पूछता तो नाराज हो जाते। रिपोर्टर से कहा माफी किस बात के लिए, किससे माफी मांगे, बीजेपी पाखंडी है, उसके कहने पर माफी नहीं मांगेंगे। मेरा जुबान से संसद में आप माफी, संसद के अंदर बात तो नहीं हुई ना, जाइए।
आप बोलते हैं गलती हो गई आपसे, आप माफी की मांग कर रहे हैं आपसे। जाइए ना, कहाँ माफी मांगे, किससे माफी मांगे? मैं एक बार गलती से चूक हुई, कितने बार कहूँ? बीजेपी की महिला सांसद जो जिनका जो करना है करने दीजिए, मैं कुछ गलती की नहीं तो क्या करूं? मैं चूक हुई है, मैं कह रहा हूं कि चूक हुई है। एक बार देश की प्रथम नागरिक के लिए ऐसा बयान, ऐसा अपमान उनको सिखाइए, मुझे नहीं। अब जाइए, हम जानते हैं। अधीर रंजन माफी न मांगने की जिद पर अड़े थे और बीजेपी के नेताओं ने भी क्लियर कर दिया था कि जब तक अधीर रंजन चौधरी माफी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। बीजेपी की महिला सांसदों ने संसद कैंपस में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पार्लियामेंट कैंपस में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच जब सोनिया गांधी संसद पहुंची तो उनसे पूछा गया क्या वो अधीर रंजन को माफी मांगने के लिए कहेंगी, तो सोनिया ने जवाब दिया कि अधीर ने तो पहले ही माफी मांग ली है। Ma'am, will you ask Adirda to apologize? Ma'am, will you ask Adirda to apologize? He has already apologized. और अब मैं आपको दिखाता हूं कि अधीर रंजन चौधरी की मुसीबत सोनिया गांधी के गले कैसे पड़ गई। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको अधीर रंजन के 2-3 बयान सुनवाए थे। साफ दिखाई दे रहा था वो माफी मांगने को तैयार नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी का बयान दिखाया, उन्होंने कहा अधीर ने माफी मांग ली है। सोनिया गांधी के इस बयान की वजह से बीजेपी को मौका मिल गया और उन्होंने बाजी पलट दी। जैसे ही सोनिया गांधी लोकसभा पहुंची, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी की महिला सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और कहा अधीर रंजन के बयान के लिए सोनिया गांधी माफी मांगे। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से सीधे सीधे सवाल किया, क्या वो प्रेसिडेंट के अपमान को अप्रूव करती हैं? क्या वो अधीर रंजन के बयान से सहमत हैं? अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। हंगामा हो रहा था, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लोगों को लगा मुद्दा खत्म हो गया, बात यहीं निपट जाएगी, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आया। सदन की कार्रवाई रुकने के बाद सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच बहस हो गई। सोनिया गांधी अपनी सीट से उठकर बीजेपी की एमपी रमा देवी के पास पहुंची। सोनिया ने रमा देवी से पूछा, जब इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं है तो उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? इसी दौरान स्मृति ईरानी वहां पहुंच गई। उन्होंने सोनिया से पूछा, मैम मे आई हेल्प यू? इस पर सोनिया गांधी ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, कहा मैं आपसे बात नहीं कर रही, डोंट टॉक टू मी। तो स्मृति ईरानी ने कहा, क्यों ना बात करूं, आप मेरी सांसद से बात कर रही हैं। तब तक बीजेपी के दूसरे एमपीज भी सोनिया और स्मृति के पास पहुंच गए। बात आगे न बढ़े इसलिए टीएमसी और दूसरी पार्टियों के सांसद सोनिया गांधी को वहां से हटाकर ले गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से बदसलूकी की है, उनका अपमान किया है। सोनिया गांधी जी पर आपत्तिजनक नारे लगाए गए। भाजपा ने सोचा कि इन नारों से आदरणीय सोनिया गांधी जी डर जाएंगी, बौखला जाएंगी, वहां से चली जाएंगी, लेकिन एक निडर नेता होने के कारण सोनिया गांधी जी स्वयं उन महिलाओं सांसदों के पास गई और बातचीत बहुत शालीन तरीके से वो करना चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा, घिनौना एक व्यवहार किया गया। और देखते ही देखते यह मुद्दा अधीर रंजन के बयान से भी बड़ा हो गया। जब कांग्रेस ने सोनिया के अपमान का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कहा सोनिया गांधी ने उनके सांसदों को धमकाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि बदतमीजी तो सोनिया गांधी ने की थी और अब सोनिया को देश से माफी मांगनी पड़ेगी। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की,
उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो नैने आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है? शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अपॉलजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए, ऊपर से अपॉलजी नहीं मगर धमकियां। निर्मला सीतारमण आमतौर पर बहुत संयत रहती हैं, लेकिन लगा कि प्रेसिडेंट के बारे में अधीर रंजन चौधरी जो कहा उससे वो काफी हर्ट हैं। अधीर रंजन चौधरी के बयान का नोटिस महिला आयोग ने भी लिया। उन्हें नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया। अधीर रंजन को 3 अगस्त तक अपना जवाब महिला आयोग को देना होगा। आयोग ने इस बारे में सोनिया गांधी को भी नोटिस भेजा है और सरकार ने साफ कर दिया कि जब तक अधीर रंजन और सोनिया गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में दिए गए बयान पर माफी नहीं मांग लेते, तब तक यह मुद्दा खत्म नहीं होगा। दोपहर बाद कांग्रेस के सांसद भी लोकसभा स्पीकर से मिले, लोकसभा का सीसीटीवी फुटेज देने की मांग की। कहा इस मामले को पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाना चाहिए। जिन सांसदों ने नारेबाजी की उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है कि जिन अधीर रंजन चौधरी के बयान की वजह से यह सारा हंगामा हुआ, विवाद पैदा हुआ, वो भी स्पीकर से बीजेपी सांसदों की शिकायत करने गए थे। स्पीकर से मिलने के बाद अधीर रंजन ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी, सोनिया गांधी से बदसलूकी के मामले में दखल देने की अपील की और इसके बाद अधीर रंजन ने कहा उनसे अनजाने में गलती हुई है तो वो राष्ट्रपति से मिलकर उन्हीं से माफी मांगेंगे, लेकिन बीजेपी के कहने पर न उन्होंने माफी मांगी है और न माफी मांगेंगे। किनसे अपोलॉजी मांगूंगा? ये सदन के अंदर बीजेपी जैसे पखंडियों से, जो एक महिला की, एक ट्राइबल महिला कहते हुए जो पैरोवी कर रही है, वो दूसरे एक महिला को अपमान कर रही है सदन के अंदर। वो भी मैं अपने चूक हुई, गलती हुई, एक बार नहीं 100 बार इसको स्वीकारा है मैंने। राष्ट्रपति ने निकाल चुके हैं मेरी जुबान से, गलती से चूक हुई। इसका मतलब फांसी की तख्ते पर चढ़ जाऊं तो कहिए। अगर मेरे खिलाफ कुछ कहना है तो मुझे भी बोलने का मौका दिया करो। मैं चुनौती दे रहा हूं ये पखंडियों को, चुनौती दे रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर अधीर रंजन चौधरी को इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी मुंह से गलती से कुछ ऐसा शब्द निकल गया, उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया, गलती हो गई, तो सीधे सीधे माफी मांग लेते तो इतना बड़ा इशू न बनता। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं, हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं, हर लिहाज से सम्माननीय हैं। अगर अधीर रंजन से गलती हो गई थी, वो कह देते मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, जनता से माफी मांगता हूं, पार्लियामेंट में माफी मांगूंगा, राष्ट्रपति के पास जाकर क्षमा याचना करूंगा। ऐसा करने से अधीर रंजन चौधरी छोटे नहीं हो जाते, बल्कि उनका अपना मान बढ़ता और राष्ट्रपति का सम्मान भी बढ़ता। इसके बाद सोनिया गांधी और गलत चक्कर में पड़ गई। उन्होंने जिस अंदाज में रिपोर्टर से कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है, उस अंदाज में थोड़ा अहंकार दिखाई दिया और उनकी बात भी गलत थी। अगर वो विनम्रता से कह देती कि अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू के बारे में, राष्ट्रपति महोदया के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो ठीक नहीं है, उनसे माफी मांगने को कहा जाएगा, तो शायद मामला वहीं खत्म हो जाता। लेकिन अधीर रंजन चौधरी और बाद में सोनिया गांधी के अड़े रहने से गलत मैसेज गया। बीजेपी को यह कहने का मौका मिला कि कांग्रेस आदिवासियों का सम्मान नहीं करती, महिलाओं का सम्मान नहीं करती, राष्ट्रपति के पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखती। और फिर कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी इस मामले में जिस तरह की बयानबाजी की, उससे कांग्रेस की छवि और खराब हुई। पश्चिम बंगाल से आई बड़ी खबर की बात करते हैं। टीचर भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चैटर्जी के ठिकानों से 50 करोड़ से ज्यादा का कैश और 5 किलो सोना मिलने के बाद आज ममता बनर्जी को आखिरकार अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा।
आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया और पार्टी से भी बाहर कर दिया। पार्थ चैटर्जी को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। उनकी करीबी दोस्त अर्पिता मुखर्जी के घर पर पहले 21 करोड़ रुपए कैश मिले थे। कल अर्पिता के दूसरे घर में करीब 29 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। 5 किलो सोना और हीरे जवाहरात मिले। अर्पिता मुखर्जी ने ईडी को दिए बयान में कहा, उनका इस कैश से, इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। सारा कैश पार्थ चैटर्जी का है। जिस कमरे में कैश मिला उस कमरे में उन्हें तो जाने की परमिशन भी नहीं थी। सिर्फ पार्थ चैटर्जी और उनके कुछ लोग ही उस कमरे में आते जाते थे, इसलिए उन्हें नहीं पता कितना पैसा था। अर्पिता मुखर्जी ने अपने बयान में कहा कि पार्थ चैटर्जी उसके घरों को एटीएम की तरह इस्तेमाल करते थे। दावा तो यह भी किया गया कि रेड में अर्पिता के घर में एक डायरी भी मिली है जिसमें किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, सब कुछ लिखा हुआ है। जब ये सारी बातें सामने आई तो आज देर शाम ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी से किनारा कर लिया। पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल और पार्टी दोनों से बाहर कर दिया। पार्थदा के पास जो जो डिपार्टमेंट थे वो सब डिपार्टमेंट मेरे पास आ गए हैं। इस डिपार्टमेंट में मैं तब तक कोई काम नहीं करूंगी जब तक कोई नया मंत्री नहीं बनाऊंगी। मैंने पार्थदा को रिलीव किया है। पार्थ के रिलीव करेছি। हालांकि बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी पर इसलिए कार्रवाई नहीं की कि उन पर करप्शन के आरोप हैं। कांग्रेस की तरह टीएमसी में भी ममता और उनके परिवार को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस घोटाले के तार ममता तक पहुंच रहे हैं। ये सब ड्रामा है। पार्टी चाहता है कि पार्थ बाबू से हाथ धो ले, कनी काट ले। अब ममता बनर्जी भतीजा सरकार और परिवार को बचाने के लगे हैं। सारे लोग अब परिवार बचाओ, नेता बचाओ, जैसा कांग्रेस में हो रहा है वही हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बच पाएगा। सब निकलेगा धीरे धीरे। बहुत बड़ा घोटाला है। बंगाल दीदी बोलते हैं एगीय बांग्ला। अब एगीय बांग्ला भ्रष्टाचार में देखना पड़ेगा, हम लोग कभी नहीं सोचा था। बीजेपी के आरोप के जवाब में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को तो करप्शन बोलने का अधिकार ही नहीं है। बीजेपी तो भ्रष्टाचारियों को पनाह देती है। बीजेपी को तृणमूल पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। आप पार्थ चैटर्जी की बात तो कर रहे हैं। भारतीय घोष का क्या हुआ था? उनके ठिकाने से नोटों के ढेर और भारी मात्रा में पैसा बरामद हुआ था। फिर भी उन्हें बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करके इनाम दिया है। जाहिर है बीजेपी तो ईमानदारी की बात ना ही करे तो बेहतर। बीजेपी भ्रष्टाचार की बात ना ही करे तो ठीक होगा। बीजेपी को नैतिकता की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। तृणमूल पहली पार्टी है जिसने एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई की है, सिर्फ 7 दिनों में, और बीजेपी भ्रष्टाचार की बात कर रही है। इस तरह के आरोपों प्रत्यारोपों के बीच अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ ईडी की जांच आज भी जारी रही। कल उनके कोलकाता के एक और फ्लैट की तलाशी में करीब 30 करोड़ रुपए नकद, करोड़ रुपए की ज्वेलरी और दूसरे कीमती सामान बरामद हुए थे। आज कोलकाता के चिनार इलाके में भी ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची थी। हालांकि क्लियर नहीं है कि ये फ्लैट अर्पिता के हैं या किसी और के। सोर्सेज ने बताया कि अर्पिता ने अपने फ्लैट में मिले कैश और दूसरे सामान से खुद को अलग कर लिया है। अर्पिता ने ईडी को बताया है कि यह सारा पैसा पार्थ चैटर्जी का है। वो उनके फ्लैट को बैंक लॉकर की तरह यूज करते थे। उनके आदमी आते थे, पैसा जमा करके चले जाते थे। अर्पिता के 2 बयान जो है वो बहुत सुनने लायक है। पहला, उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था, और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए हैं, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। उन पार्थ चैटर्जी की एक और पहचान में है, मोनालिसा नाम है उनका, मोनालिसा दास, जो 2014 में, आप सोचिए जरा, 2014 में वो भर्ती होती हैं एक यूनिवर्सिटी नजरुल, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी आसनसोल के अंदर, और 2014 में भर्ती होने के बाद आज वो प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है बंगाली की। उनके नाम पर 10 फ्लैट्स के कागज हैं, और एक जगह पर 3 फ्लैट्स, डायमंड सिटी के अंदर 3 फ्लैट्स के दस्तावेज निकले, 18D, 19D, 20D,
और 18, 19, 20 डी वाले जो संपत्ति है उसमें एक जो है वो सुपर लग्जरी अपार्टमेंट है। उस सुपर लग्जरी अपार्टमेंट में सिर्फ कुत्तों के रहने की जगह थी। पार्थ चैटर्जी पर जो आरोप लग रहे हैं उन पर उनके एक पुरानी साथी बैसाखी बनर्जी ने भी मोहर लगा दी। बैसाखी बनर्जी तब प्रोफेसर एसोसिएशन की अध्यक्ष थी जब पार्थ चैटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर थे। बैसाखी ने आज बताया कि पार्थ चैटर्जी तो पूरे बंगाल में रोमियो मिनिस्टर के नाम से मशहूर थे। जो बेहाला, जहां पे वो बेहाला वेस्ट का जो एमएलए है, वहां के लोग, डायमंड हार्बर के लोग, बारुईपुर के लोग, नॉर्थ बंगाल के लोग सब बोलते थे कि वो कई लड़कियों के साथ घूमते हैं। बहुत हम लोग को कहा जाता था कि तुम्हारे एजुकेशन मिनिस्टर तो मिस्टर रोमियो है। तो ये बात मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनका जो अपीयरेंस है उसको तो कहीं पर मिस्टर रोमियो के साथ हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते। तो हमको लगता था सुनी सुनाई बातों में क्या यकीन करे, उनका निजी जिंदगी है। मगर उनका हवस, उनका सिर्फ औरत के साथ मिलना जुलना नहीं है, ये है कि पैसे का उनका जो हवस, वो उसके ये जो रिलेशनशिप है, अगर प्यार का रिलेशनशिप होता तो अर्पिता कहीं पर जाके नॉर्थ बंगाल में एक नाम ले रहे एक लड़की का, जांगीपाड़ा में एक लड़की है, वहां पे आसानसोल में एक लड़की है, कलकत्ता में एक लड़की, ऐसे नहीं होता है प्यार। तो ऐसे नहीं, ये बहुत ही एकदम सोची हुई तरीके से डिफरेंट जोन में वो पैसा बांटने के लिए शायद इन लड़कियों का इस्तेमाल किया होगा। और इन लड़कियां भी उनका इस्तेमाल किया है, कोई करियर में उठने के लिए, कोई पैसा बनाने के लिए। ये दो तरफा रिश्ता है। अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग घरों से जिस तरह नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, सोना और जवाहरात मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हो रहे हैं, उससे यह तो लगता है कि टीचर्स की भर्ती में किस कदर भ्रष्टाचार हुआ, कितनी मात्रा में काली कमाई हुई। अब तो यह जानना बाकी है क्या इस काली करतूत में सिर्फ पार्थ चैटर्जी इन्वॉल्व है या यह मामला कई और लोगों को भी अपनी गिरफ्त में लेगा। अर्पिता मुखर्जी कह रहे हैं कि उनके घरों का इस्तेमाल पैसा रखने के लिए किया गया, वो इस करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इस बात पर अभी यकीन करना मुश्किल है। हालांकि ममता बनर्जी ने आज अच्छा किया कि पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटाया और पार्टी से भी बाहर कर दिया, वरना शक की सुई उनकी तरफ भी इशारा करने लगती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।